मैं कहता हूं कि मोदी जी को मुझे इंटरव्यू देना चाहिए और ग्रिल मैं करूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं देता है तो नवीन कुमार को तो दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक पत्रकार जब सच बोलता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या होता है जब वो आवाज उठाता है सताए हुए लोगों के बारे में, जब वो अपने मन की बात करता है, जब वो एक बड़े समाज की बात करता है, जब वो देश की बात करता है, जब वो सच और गलत के बीच कोई लकीर खींचने की कोशिश करता है। हमारे साथ हैं मशहूर पत्रकार निखिल वागले, और मशहूर से ज्यादा कहना चाहिए दुस्साहसी पत्रकार। पता नहीं क्यों निखिल डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं। इतनी बार हमले हुए, इतनी बार जान लेने की कोशिश हुई, इतनी बार इनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी इतनी उम्र में भी निखिल वागले दबते नहीं हैं। और यही वजह है कि जब वो पुणे में जाते हैं निर्भय बनो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो कुछ लोग उन पर जानलेवा हमला करते हैं। आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उनके साथ दो और लोग थे उस गाड़ी में। उस पर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, स्याही फेंकी गई, और मैं कहूंगा बहुत बाल बाल बचे हैं निखिल वागले किसी तरीके से। लेकिन इसके बाद जब वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी हुंकार सुनने लायक होती है। निखिल जी, आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा थैंक यू, पहला थैंक यू। सवाल ये है कि क्या डर लग रहा है? डर तो नहीं लगता अभी। 1979 में मेरे ऊपर पहला हमला हुआ और आखिरी हमला 2009 में जब मैं IBN लोकमत का संपादक था तब हुआ। तो आज तक 6-7 हमले हुए हैं, लेकिन कल वाला जो हमला था तो सबसे खतरनाक था। देखो, एक टाइप का आप कह सकते हैं ये मॉब लिंचिंग था। आधे घंटे के स्पेस में 4 बार हमला हुआ। बीजेपी वालों ने हमको चेस किया, हमको घेरा, और कल तो हम मरने वाले ही थे। कैसे बच गए मालूम नहीं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले के पूरे विचारधारा पर विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है ये अम्बेडकर जी और फुले जी का आशीर्वाद ही मुझे, या जनता का प्रेम है कि कल मैं बच गया। कल तो मरने वाले ही थे हम लोग। हम गाड़ी में 5 लोग थे। हमारा जो ड्राइवर था उसके कारण हम लोग बच गए। उसने इस तरह से गाड़ी निकाली भीड़ के बीच में से, तो हम बच गए। देखो, ये लोगों का आशीर्वाद है कह दो आप, क्योंकि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, तो ये नहीं कहता कि भगवान ने मुझे बचाया, लेकिन मुझे शायद मेरी प्रेरणा जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा फुले, इन्होंने शायद बचाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कैसे क्या हुआ, कार्यक्रम क्या था और कैसे हमला हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। नवीन जी, हम लोग एक निर्भय बनो अभियान चलाते हैं। पिछले साल से शुरू किया, 1 मई से। पहले भी हमने निर्भय बनो अभियान चलाया था, वो 92-93 राइट्स के बाद मुंबई में चलाया था। ये निर्भय बनो जो नारा है वो गांधी जी का नारा है। गांधी जी जब चंपारण में गए थे तो वहां के जो वर्कर्स थे उनके सामने ये नारा उन्होंने दिया था। बाद में ये नारा ये इमरजेंसी के वक्त जयप्रकाश नारायण ने दिया था। हमने उसको रिवाइव किया बंबई में जब दंगा और बम स्फोट हुए, उस वक्त रिवाइव किया, और हम बस्ती बस्ती में जाते थे और लोगों को भयमुक्त कराने की कोशिश करते थे। अभी ये हमने पिछले साल से वापस रिवाइव किया पूरा आंदोलन, और महाराष्ट्र में गांव गांव में हम जाते हैं, शहरों में जाते हैं। आज तक 50 मीटिंग हुई है। मैं कमी मीटिंग में जाता हूँ। मैं निर्भय बहनों का संस्थापक हूँ, लेकिन आजकल इनको चला रहे असीम सरोदे और विश्वंभर चौधरी, जो मेरे सहयोगी है। तो इन्होंने 50 मीटिंग की, लेकिन सिन्नर में जो मीटिंग हुई उसमें मैं गया था। सिन्नर नासिक के पास है, क्योंकि वहां विश्वंभर का भाषण था। वो भाषण में बीजेपी के गुंडे घुस गए और वो भाषण रोक दिया। तो विश्वंभर ने लोगों से कहा कि अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास है तो हम एक चैलेंज मीटिंग लेंगे। और विश्वंभर ने मुझे फोन किया कि निखिल जी, आपको आना चाहिए उस चैलेंज मीटिंग में। और मैं गया वहां सिन्नर में। तो जो मीटिंग हुई थी, पहली जो लेक्चर हुआ था, उसमें 150 लोग थे, लेकिन तोड़ दिया था बीजेपी ने। जब हम लोग गए चैलेंज मीटिंग में, वहां कम से कम 8 से 10 हजार लोग थे। खुले मैदान में आवाज आ रही? ये मीटिंग हुई थी और हम तीनों ने भाषण किए। 3 घंटे मीटिंग चली।
और मैंने तो पूरा मेरा बीजेपी पर था, क्योंकि मेरा ये मानना है ये जो चुनाव होने जा रहे हैं वो आम चुनाव नहीं है, ये फैसिज्म के खिलाफ की लड़ाई है और मैं लोगों को तैयार कर रहा हूं इस लड़ाई के लिए। आज वो मुझे मार रहे हैं और मुझे मार भी सकते हैं, गोली मार सकते हैं, कुछ भी। यहाँ महाराष्ट्र में दाभोलकर पानसरे को मार दिया है, गौरी लंकेश को मार दिया, कलबुर्गी को मार दिया, तो हम लोग तो निहत्थे लोग है। लेकिन चूंकि हमारी अंबेडकर पर श्रद्धा है और उनका संविधान हम बचाना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस मीटिंग में, सेंदर की मीटिंग से बीजेपी वाले बौखला गए हैं और उनको लगता है कि हम लोग उनके लिए एक छोटा निर्भय बनो जो नागरिकों का आंदोलन है वो उनके लिए चैलेंज बना है। इसलिए जब हम ये निर्भय बनो मीटिंग हमने पुणे में रखी उस दिन 9 तारीख को, तब बीजेपी के जो शहर अध्यक्ष थे उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी और पुलिस को निवेदन दिया कि अगर आप इस मीटिंग को परमिशन देंगे तो हम मीटिंग में घुसकर इस मीटिंग को होने नहीं देंगे। पुलिस ने उनको अरेस्ट करना चाहिए था या उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लेना चाहिए था, कुछ नहीं किया। पुलिस ने पूरा माहौल भड़कने दिया और हम लोगों को ही धमकी दी कि आप मीटिंग मत करो। मैंने तो कहा और मेरे सहयोगी ने कहा मीटिंग तो होगी। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, फिर निखिल वागले को बोलने मत दो, ये भी हमने इनकार किया। फिर कहा कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा आप गिरफ्तार करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले मैं जेल जा चुका हूँ 2 बार प्रिविलेज के मामले में महाराष्ट्र में, तो मुझे जेल का भी अनुभव है, तो जेल में डाल दो मुझे। फिर वो पुलिस वाले मेरे पास आए, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन 3:30 बजे आए, मीटिंग 6 बजे थी, और मुझे ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट किया असीम सरोदे के घर में। मैं वहां से निकल रहा था 4 बजे, क्योंकि 6 बजे मीटिंग थी, तो उन्होंने 7:30 बजे तक हम सबको रोक लिया वहां। ये एक तरह की हाउस अरेस्ट ही थी और 40 स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर, प्लेन क्लोथ ऑफिसर नीचे खड़े थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं मीटिंग में जाऊं। मैंने अनाउंस कर दिया फेसबुक पर कि मैं मीटिंग में आ रहा हूं, किसी भी हालत में आ रहा हूं, मुझे मार खाना पड़े तो भी मैं आ रहा हूं। पुलिस की 4 गाड़ियां नीचे थी, अगर वो चाहते थे तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन उनका प्लान कुछ अलग ही था, क्योंकि महाराष्ट्र की आज की पुलिस बीजेपी से पूरी तरह से मिली हुई है। और मेरे पर जो हमला, जानलेवा हमला हुआ है, मेरा ये आरोप है, ये हमारे होम मिनिस्टर और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है और उनके आदेश से हुआ है, ये मेरा आरोप है। क्योंकि पुलिस की मिलीभगत तो दिख रही थी। हम जब बाहर निकले, पहले तो जाने नहीं दिया, फिर मैंने कहा मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अनशन को बैठूंगा, और वो मेरे गाड़ी के सामने खड़े हो गई पुलिस। आप ध्यान में रखिए, पुलिस मुझे ही रोक रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने कहा, मैं गाड़ी से उतर गया और मैंने कहा मैं चल के जाऊंगा, आप अगर मुझे नहीं वहां ले जा रहे तो आपकी गाड़ी है, मुझे प्रोटेक्शन दो, आप ले जाओ। फिर मैं जब निकल गया तो पुलिस आ गई और कहा नहीं आप गाड़ी में बैठे, ऐसा मत करिए। तो मैं मेरी गाड़ी में बैठ गया, मेरे दोस्त की एक गाड़ी आगे थी, पुलिस को आगे रहना चाहिए था, वो आगे नहीं रहे। 5 मिनट के बाद पथराव शुरू हो गया। तो ये पूरी तरह से पहले से अरेंज था, ऐसे मुझे लगता है, प्री अरेंज पूरा ड्रामा था। और आपने वहां किसी को वाले भी आ गए। पहचाना निखिल जी? पथराव करने वाले को किसी को आप पहचानते थे? वो तो बीजेपी के लोग थे ना, उनके वो तो स्लोगन दे रहे थे, वागले को मार दो, वागले को बाहर निकाल दो। और आधे घंटे के स्पैन में देखो, हम लोग यहाँ से जो जिस हॉल में मीटिंग थी वहां जा रहे थे, जहां मैं रहता हूँ वो एक प्रभात रोड है, प्रभात रोड। तो ये पूरी तरह से अमीर एरिया है, ऐसा नहीं है कोई झोपड़पट्टी है या वहां से पथराव हो। ये अमीर एरिया में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से हमें चेस कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, गाड़ी पर मार रहे थे। मैंने आज तक इतने हमले सहन किए, लेकिन ऐसा खतरनाक और जानलेवा हमला मैंने नहीं देखा। बहुत सबसे खतरनाक ये हमला था, और कल हम मर ही जाते। हम कैसे बच गए मुझे मालूम नहीं, ये चमत्कार था। 4 बार आप हमले बचे किए कैसे? उनके हाथ आप में। बचे कैसे? हाँ? आपके चारों तरफ से पत्थर चल रहा था, अंडे चल रहे थे, स्याही फेंकी जा रही थी। अब निश्चित तौर पर आपको लगा होगा कि जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अब नहीं बचेंगे, ऐसा लगता है। कैसे बचाया आपने अपने आप को? मैंने नहीं बचाया, मेरे गाड़ी में 5 लोग थे, मैं 5वां था। 4 जो लोग थे, मेरा ड्राइवर जो वैभव था, उसने हमें बचाया। उसके साथ एक असीम सरोदे वकील है, उनकी एसोसिएट श्रेया नाम की थी, वो फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने कहा मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये औरत पर हमला नहीं करेंगे। मैंने कहा था उसको कि औरत पर भी हमला कर सकते, तुम ये रिस्क मत लो। उसके ऊपर भी हमला किया, आगे बॉनेट पर चढ़ गए,
उनके हाथ में लाठियां थी, हॉकी स्टिक्स थी, रॉड्स थे, आयरन रॉड्स, और जो मुक्केबाज जो हाथ में डालते हैं ना आयरन वाला, वो भी था, जिससे वो कांच फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम हमारा नसीब अच्छा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो कांच नहीं टूटी, फ्रंट की कांच, लेकिन पीछे की जो कांच थी गाड़ी की वो तो तोड़ दी उन्होंने। उसमें से अंदर उसने हॉकी स्टिक्स डाले, क्योंकि मैं पीछे बैठा था, इन्होंने मुझे कहा था आप बीच में वो बैठिए। वीडियो में नजर आ रहा है। वो जब ये सब हो रहा था निखिल जी, पुलिस कितनी दूर थी? पुलिस हमारे पीछे थी, लेकिन पुलिस पथराव के बाद 5 मिनट के बाद वहां आई और इन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस, मेरे घर के नीचे 40 पुलिस वाले थे, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गायब हो गए। यहाँ तो 5-10 ही लोग थे और उनके ऊपर ही हमला कर दिया बीजेपी वालों ने। वो कुछ नहीं कर रहे थे, 2-3 अच्छे पुलिस वाले थे, वो रोकने। कार्यकर्ता है बंटी, वो नीचे उतर के उनसे लड़ रहा था। और एक भक्ति नाम की लड़की जो मेरा प्रोग्राम देखती है, जो कार्यकर्ती है वहां की, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा की, वो रास्ते पर उतर गई। देखो कितनी जाबाज लड़की थी, मुझे तो हम उसका ही आभार मानना चाहिए। वीडियो में वो कार्यकर्ता नजर आ रही है, उनका क्या नाम है? भक्ति नाम है उनका, भक्ति। भक्ति। बड़ी हिम्मत का काम किया उन्होंने, हिम्मत क्योंकि काम है, चारों तरफ क्या से आपके लड़की है ऊपर। यार। उन्होंने टूट पड़े, वो बंटी और भक्ति उनके ऊपर टूट पड़े। फिर आगे चलकर और एक हमला हुआ। फिर इसने, ड्राइवर ने गाड़ी ली स्मशान में, वैकुंठ स्मशान भूमि है पुणे में, स्मशान में। मैंने कहा क्या, कहाँ ले रहे तुम गाड़ी? नहीं नहीं सर, यहाँ भीड़ नहीं होगी, बस स्मशान में कोई नहीं आता, तो थोड़ी देर हम वहां रुकेंगे और वापस चलेंगे। तो स्मशान के बाहर जब हम जो आ रहे, एसएम जोशी फाउंडेशन का हॉल है वहां, नाके पर वो लोग गए थे, वापस आ गए, वापस हमला किया। देखो वापस, ये तीसरा हमला था और आगे वाले सिग्नल पे चौथा हमला। लेकिन वहां रोहित पवार और राष्ट्रवादी के जो लोकल शरद पवार ग्रुप के लोग हैं, प्रशांत जगताप वगैरह, वहां वो बड़ी टीम लेके आए थे और वो उनसे भिड़ गए बीजेपी वालों से पूरे मतलब एक रास्ते ही पर। दिन में 4 हमले हुए, आप ऐसा कह रहे हैं? आधे घंटे में, आधे आधे घंटे में घंटे में। 4 हमले हुए, आधे घंटे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मर ही जाता कल। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में, हमला एक बार होता है। इन्होंने आधे घंटे में 4 हमले किए, तो हम बच गए, यही नसीब है। और वहां वो भिड़ गए, एनसीपी और इसके लोग, बीजेपी के लोग, इसलिए हमें गाड़ी आगे निकालने का मौका मिला। मेरे ड्राइवर ने मुझे बचाया। देखो उन्होंने उल्टे लेन में गाड़ी लगाई और फटाफट आगे निकल गए हम लोग और बच गए। जब हम हॉल के गेट के यहाँ पहुंचे, वहां भी बीजेपी के लोग आ गए। वो जो कांच टूटी है पिछली, वहां उन्होंने हमला किया। लेकिन वहां हमारे भी लोग थे, हमारे विचारधारा के लोग थे, अम्बेडकराइट्स थे, वो बाहर आ गए। उन्होंने गाड़ी को घेरा और गाड़ी अंदर गई ऑडिटोरियम में। और एक बार हम ऑडिटोरियम में गए तो ठीक है, स्टेज पर चले गए, तो इतने लोग देखकर तो हमारा डर तो पहले ही खत्म हो गया था। अभी मरना है तो कभी तो मरना है ना, तो इनके साथ लड़के मरेंगे यार, क्या डर के मरेंगे? डर के नहीं मर सकते। डर तो निकल गया जब शिवसेना ने पहला हमला किया था 79 में। मैंने पहले भी कहा ये कि बाल ठाकरे को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे मन का डर निकल गया, मेरे मन में कोई डर नहीं है। अभी मैं मानता हूं कल के हमले के बाद ये मेरी नई जिंदगी है, मेरा पुनर्जन्म है। देखो, और अभी जो जिंदगी है ना, तो इस समाज के लिए है। मैंने 45 साल पत्रकारिता की है, 45 साल। मेरी एज आज 66 है। मैंने 45 साल पत्रकारिता की है। अभी जो कुछ बचा है 5 साल 10 साल, मालूम नहीं कभी मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि हम निहत्थे निखिल जी, लोग हैं। आपने एफआईआर कराई अपने हमले की? हाँ, अभी सब असीम सरोदे करा रहे हैं सब, क्योंकि हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर लगा रहे हैं। और जिन्होंने हमला किया उनको सब ये लोग असीम वगैरह, क्योंकि वो पुणे के लोग हैं, जानते हैं। वहां पुणे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और अजित पवार के एनसीपी के कार्यकर्ता है, वो शामिल थे। और असीम सरोदे और विश्वंभर चौधरी उनको जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का हूं, तो लोकल लोग तो भाजपा के जानते हैं। कई कई बड़े नेताओं के साथ हमलावरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहते हैं जी आप इस पर? हाँ, जिन लोगों ने आप पर हमला किया उनमें से, या करवाया, उनमें से कई लोगों की तस्वीरें सरकार के बड़े नेताओं के साथ हैं। नहीं नहीं, वो तो है ना, वो तो बीजेपी के लोग हैं, अजित पवार के एनसीपी के लोग हैं, इनके नाम भी मालूम है ना। मेरा मानना ये है कि देवेंद्र फडणवीस ही हल्ले के पीछे है, क्योंकि पिछले कुछ दिन मैं इस सरकार को एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल है मेरा, निखिल वागले ओरिजिनल पर। मैंने ये कहा कि सीएमओ में एक पुलिस अफसर की नियुक्ति हुई है, फॉर्मल पुलिस ऑफिसर की, प्रदीप शर्मा उनका नाम है।
और वो गुंडों का मॉनिटरिंग कर रहे। ये विद प्रूफ मैंने दिखाया। मैंने देवेंद्र फडणवीस सबसे खराब होम मिनिस्टर है ये बताया। तो मुझे लगता है ये देवेंद्र फडणवीस ने ही पूरा कराया है, क्योंकि वो चाहते हैं निखिल वाकड़े चुप हो। मैं जब आर्मी लोकमत का संपादक था 2014 के पहले, तो देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन के नेता थे, रोज मेरे स्टूडियो में आते थे और कांग्रेस और राष्ट्रवादी पर आलोचना करते थे। लेकिन आज वो मेरे दुश्मन बन गए, क्योंकि आज मैं उनकी आलोचना करता हूँ। देखो, पत्रकार का ये काम है, सत्ता में कोई भी हो, पत्रकार मैं मानता हूँ परमानेंट अपोजिशन है, परमानेंट विपक्ष है, तो ये अपना काम है किसी बराबर है। पर भी आलोचना करना। लेकिन क्या मेरा ये सवाल है, एक निखिल वागले को मार दोगे आप, मैं तो निहत्था आदमी हूं, कभी भी मार दोगे आप, एक निखिल वागले मरेगा तो मेरा ये विश्वास है 100 निखिल वागले जैसे लोग खड़े होंगे महाराष्ट्र में। एक दाभोलकर मरा तो दाभोलकर का काम आगे चलता रहा, एक पानसरे मरा तो पानसरे का काम आगे चलता रहा। मैं कब मरूंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं फैसिस्टों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और मैं भूमिका लेने वाला पत्रकार हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं पत्रकार, तो मैं भूमिका लूंगा ही। ये जो है ना, ये बात झूठी है कि पत्रकार को तटस्थ होना चाहिए। मैं नहीं मानता पत्रकार को तटस्थ होना चाहिए। पत्रकार को जो विक्टिम है उसके पक्ष में लड़ना चाहिए। पत्रकार को जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके पक्ष में लड़ना चाहिए। मैं लड़ने वाला पत्रकार हूं, 45 साल लड़ रहा हूं। मैं दलितों के लिए लड़ रहा हूं, मैं आदिवासियों के लिए लड़ रहा हूं, मैं बहुजनों के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने यही हमें सिखाया है। तो आप मुझे मार दोगे, मार दो, मारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गोली से खत्म हो जाता है आदमी। अभी पुलिस भी देखो पूरी तरह से बीजेपी के साथ इनकी मिलीभगत है, ये तो मैंने पुणे भी देखा। अभी आज सब हमले के बाद मैं रात को मुंबई वापस आया, रात को 2 बजे, तो रात से इन्होंने मेरे घर के सामने पुलिस बिठाई है। अभी मुझे बोलो, ये सब ड्रामा हो गया, इसके बाद आप मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? जब पहले मेरे पास प्रोटेक्शन था, मैंने नकारा था, दाभोलकर के केस में भी मेरा नाम आया था अगला टारगेट, मैंने प्रोटेक्शन लगाया, नकारा था, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है पुलिस पर। ये बचा नहीं सकते आपको। जो पूरी महाराष्ट्र की पुलिस है वो बीजेपी वाली हो गई है। यहाँ की जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, ये तो बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी के लिए काम करती है। ये क्या क्या बचाएंगे मुझे? ये तो मारेंगे, शायद मैं पुलिस के गोली से ही मर जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं क्या होगा। कल का हमला तो पुलिस और बीजेपी ने मिलकर किया है, ऐसा शक है मुझे। निखिल जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पंगे मोल लेते हैं। पहले आपने प्रकाश आंबेडकर के बारे में कुछ कहा, फिर आपने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कुछ कहा, और इसकी वजह से आपके खिलाफ लोगों का बड़ा गुस्सा होता है। क्यों करते हैं आप ऐसा? मेरे खिलाफ लोगों का नहीं गुस्सा होता, लोग मेरे साथ है। मेरे खिलाफ जिनकी मैं आलोचना करता हूँ उनके जो अंधभक्त है उनका गुस्सा होता है। मैंने प्रकाश आंबेडकर के राजनीति की आलोचना की क्योंकि वो गलत कर रहा था। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी पर क्या ट्वीट किया आपको बताता हूँ। मैंने मराठी में ट्वीट किया, मैं हिंदी में बताता हूँ। मैंने इतना ही लिखा कि आडवाणी को भारत रत्न देना ये ऐसी बात है कि एक दंगाई ने दूसरे दंगाई को शाबाशी देना। एक लाइन थी सिर्फ, और मैं ये मानता हूं कि ये फैक्ट था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद दंगे हो गए, मोदी के जब मुख्यमंत्री थे तब दंगे हो गए। दोनों दंगाई है मानता हूं, दोनों ने लोगों के अपने विचारों से और अपने प्रचारों से कत्ल किए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने जो प्रकाश आंबेडकर को क्रिटिसाइज किया, देखो मैं भी मानता हूं कि मैं आंबेडकर की विचारधारा को मानता हूं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जो राजनीति करते हैं और लोग ये देखते नहीं है। जब प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गए तब मैंने वीडियो बनाया, और पहले 2 बार प्रकाश आंबेडकर के पक्ष में वीडियो बनाया। जब प्रकाश आंबेडकर गंदी राजनीति करने लगे तो मैंने उनकी आलोचना की, लेकिन जब वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गए तो मैंने उनका पब्लिक अभिनंदन किया। तो मैं आलोचना तो करूंगा, मैं पत्रकार हूं, मैं रोज एक वीडियो बनाता हूं, तो ये तो होगा ही ना। आज कांग्रेस की आलोचना, कल राष्ट्रवादी की आलोचना। कांग्रेस राष्ट्रवादी की जितनी मैंने आलोचना की है उतनी आलोचना महाराष्ट्र में किसी पत्रकार ने की है की नहीं है। लेकिन आज शरद तो आप पवार की मैंने कांग्रेस इतनी और आज तो निखिल जी आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये सॉल्यूशन है? नहीं, मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ नहीं हूं। मैं इसलिए लोगों को बोल रहा हूं कि भाजपा को हरा दो, क्योंकि भाजपा एक फैसिस्ट पार्टी है। भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनको एक होने की अपील मैं कर रहा हूं। और भाजपा का विकल्प जो है महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी है। तो जैसे
इमरजेंसी को मैंने भूमिका ली थी कि आपको जनता पार्टी को जिताना चाहिए क्योंकि आपको कांग्रेस को हराना है। मेरा ये मानना है पत्रकार को भूमिका लेनी चाहिए और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ इस बार आपको बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को हराने के लिए मैंने ये कल के भाषण में भी कहा, आप महाविकास आघाड़ी को इसको इसलिए वोट देंगे कि यहाँ हमें लोकतंत्र बचाना है और बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी को हराना है। और मैं आपको आज बताता हूँ, मैंने इनकी इतनी मीटिंग की महाराष्ट्र में, मैं गांव गांव में जाता हूँ लेक्चर्स देने के लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी हार जाएगी। ये आप लिख लीजिए, ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा नहीं, स्टडी है। मैं आपकी बात लिख रहा हूं, हाँ, लेकिन लिख लो, आप लिख लो, दुनिया बिल्कुल के लिख लो। सबसे लोकप्रिय नेता पर सवाल उठा रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन पर है भी लोकप्रिय सवाल। नेता दुनिया का? नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनके लोग अरे कहते हैं मोदी कि को मैं खुद को कहते हैं एक नंबर का झूठा आदमी है, फैसिस्ट आदमी है। ये क्या, इस तरह का प्राइम मिनिस्टर तो मैंने देखा ही नहीं। खुद को ही सब फोकस में रखता है। राम मंदिर बनाया, राम फोकस में नहीं है, मोदी जी फोकस में है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं इन्होंने, ये राम की भक्ति नहीं कर रहे, ये राम के नाम का व्यापार कर रहे। देखो अयोध्या में भी इनके पीछे पीछे कौन गया? तो हमारा लोढ़ा बिल्डर जो है मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर, वो गया, इसने जमीनें खरीदी और उसमें से एक जमीन अमिताभ बच्चन ने 14 करोड़ के लिए रुपए देकर खरीद लिए। तो ये राम के नाम का व्यापार कर रहे हैं, ये बिल्कुल बदमाश लोग है। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। नरेंद्र मोदी जैसा खुद पर प्रेम करने वाला, आप उसको कहो क्या, उसको एक अंग्रेजी वर्ड है वो आपको मालूम होगा, तो इस टाइप का ये आत्मप्रेमी आदमी है। और सबसे खराब प्रधानमंत्री, सबसे झूठा। राम तो सत्यवचन था, ऐसा हमने बचपन में सुना था। राम के बारे में भी 300 रामायण लिखे गए, अलग अलग है उसमें लोगों के ओपिनियन। उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता, नहीं तो और एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। पेरियार का रामायण भी है ना। हाँ बिल्कुल है, कदम रामायण भी है। तो एक 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 जरूरी सवाल कि आपको लगता है कि इस हालात से लड़ा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में हताशा नजर आती है, इंडिया गठबंधन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब खित्तों में बट गए हैं। आपने देखा ही होगा कि जयंत चौधरी आरएलडी के नेता भी अब एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत रत्न के बाद तो वो बहुत ही लट्टू हैं नरेंद्र मोदी पर। तो जो सवाल है वो ये कि क्या इस हालात से लड़ा जा सकता है? क्या इसका मुकाबला किया जा सकता है? देखो मैं ये मानता हूं अगर विपक्ष खड़ा होता है और एकजुट से लड़ता है तो इनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन मैं विपक्ष के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी को हराने के लिए लोगों का प्रबोधन कर रहा हूं। और देखिए मैं ये बात बताता हूं, मेरे कल रात से मेरा फोन रुक ही नहीं रहा, पूरे महाराष्ट्र से फोन आ रहे, इतना समर्थन लोग कर रहे। मैं देखो, मैं आज आपको कहता हूँ, पहली बार कह रहा हूँ, मैंने प्राइवेट में कहा है कि मैं किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता। आज तक कांग्रेस से लेकर आप से लेकर वंचित तक उन्होंने मुझे सीट ऑफर की है, लोकसभा की सीट्स ऑफर की है। मैंने उनको कहा मैं पत्रकारिता में हूं, वही ठीक है, मैं यही रहूंगा और यही लड़ूंगा। आज भी मैं वही कहता हूं, अगर विपक्ष नहीं लड़ता तो न लड़ने दे, वो इनका सवाल है। वो तो उसमें से कई लोग तो अपॉर्चुनिस्ट है, डर रहे क्योंकि उनके हाथ भी काले हो गए। लेकिन सिविल सोसाइटी लड़ेगी, नागरिक लड़ेगा और हम लोग लड़ेंगे। और महाराष्ट्र में मैं बताता हूं, मैं तो पूरे भारत की बात नहीं कर सकता, महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, ये तो मैं कहता हूं। और बीजेपी फैसिस्ट पार्टी है, इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरे सारे बीजेपी में इतने सालों से पत्रकार हूं, तो बीजेपी में भी कई नेता दोस्त बन गए। मैं कहता हूं ये बड़े बड़े नेता है बीजेपी के, सीनियर नागपुर से, और इसमें ये प्राइवेट में मोदी जी के खिलाफ कितनी बात करते हैं आपको मालूम है। तो बीजेपी पे भी मोदी के खिलाफ एक पूरा ग्रुप तैयार हो रहा है। इस इलेक्शन में मोदी को कम सीटें निखिल जी, मिलेगी। आपको भाजपा के नेताओं के कभी फोन आते हैं क्या कि यार क्या कर हमेशा रहे हो आते यार? हैं, हमेशा आते हैं। क्या कहते हैं अभी वो? मेरे जो दोस्त है तो कहते हैं कि आप अगर भाजपा में आ जाते तो हम आपको राज्यसभा में ही भेजते, ये हमेशा कहते हैं। अभी 4 दिन पहले मेरी बात हो गई तो आप मुंबई चले क्यों नहीं जाते? भाजपा के एक नेता से, तो कहा आप गलत जगह पर है, आप हमारे साथ आ जाइए, आपको राज्यसभा में भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा कि निखिल जी, आप एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप मान लीजिए, आप जब अमित शाह मुंबई आएंगे तो आपको अमित शाह से मिलवा दूंगा। मैंने कहा क्यों?
तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अमित शाह को आप मिलिए क्योंकि अमित शाह अलग आदमी है। मैंने कहा अलग आदमी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा आपको जैसा लगता है वैसे अमित शाह नहीं है। मैंने उनसे कहा और मन में भी कहा, देखो पत्रकार को तो सबसे मिलना चाहिए। मैं दाऊद इब्राहिम के दाऊद इब्राहिम की का इंटरव्यू लेने को भी तैयार हूँ। तो दाऊद इब्राहिम से मैं अगर मिल सकता हूँ तो अमित शाह से क्यों ना मिलूं? मैं मिलूंगा, इंटरव्यू देते हैं तो दूंगा। मैंने तो मोदी को पब्लिकली कहा है कि मोदी जी के पास हिम्मत है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमें नौकरी पर से हटाया गया, मुझे, राजीव सरदेसाई, सबको। हम लोगों ने सक्सेसफुल चैनल चलाए थे आईबीएन में, लेकिन हमको हटाया गया। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो मुझे आज मुझे तक छोड़ से दीजिए। निकाला गया मुझे निखिल जी, सुनिए पर आप सुनिए नहीं सुनिए जानते होंगे। सुनिए नवीन जी, मुझे छोड़ दीजिए। मोदी, मैं कहता हूं कि मोदी जी को मुझे इंटरव्यू देना चाहिए और ग्रिल मैं करूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं देता है तो नवीन कुमार को तो दीजिए या फिर रवीश कुमार को दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सच्चे पत्रकार को इंटरव्यू दीजिए जो आपको ग्रिल करेगा। इतना ग्रिल होंगे मोदी जी, इतना झूठ किया है, इतनी देश की बदनामी की है पूरे पूरे दुनिया में, सबसे खराब प्रधानमंत्री है। निखिल जी, अब चूंकि आप, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप इस समय बहुत मसरूफ हैं और आपकी हिफाजत को लेकर हम लोग वाकई बहुत चिंतित हैं। अपना आप बहुत ख्याल रखें, हालांकि आप रख रहे होंगे अपने तरीके से। लेकिन जो आखिरी सवाल है वो ये कि ऐसे माहौल में जो छोटी जगहों में रहने वाले पत्रकार हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं और जो बहुत जोखिम लेकर अपनी बात कर रहे हैं और जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम्म। उनको क्या करना चाहिए? वो कैसे बचाएं अपने आप नहीं, को? देखिए, मैं उनके लिए चिंतित हूँ क्योंकि मेरा संपर्क रहता है गांव गांव में काम करने वाले पत्रकारों से। जो सच के रास्ते पर चलने वाले पत्रकार है, उनकी सुरक्षा का सवाल तो हमेशा ही है। हमारे यहाँ शशिकांत वारिशे का खून हो गया। शशिकांत वारिशे कोकण का एक छोटा पत्रकार जी। था जिन्होंने पूरी तरह से वहां के रिफाइनरी का जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज किया, उसको मार दिया पिछले साल। अभी 2 दिन पहले उसकी बरसी थी, हम लोगों ने मीटिंग की थी। तो ये पत्रकारों की सुरक्षा का प्रॉब्लम हमेशा है। मैं इन सारे मेरे दोस्तों से कह, या फिर आप कहते कहिए हमारे जो वर्किंग कलीग्स है उनको बता रहा हूं कि अगर आपको सच्ची पत्रकारिता करनी है तो आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग मर मिटेंगे लेकिन पत्रकारिता चलनी चाहिए। जो एक और सवाल। आजादी के आंदोलन में लोग थे वो मर मिटने के लिए तैयार थे, इसलिए आजादी मिली है। तो अगर आज की जो खराब पत्रकारिता है, गोदी मीडिया है, उसको अगर बदलना है तो अच्छे पत्रकारों को ये रिस्क लेना होगा। और उसी कभी भी उस, आप पर हमला हो सकता है, लेकिन डटे रहिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। उसी सवाल पर आ रहा था निखिल जी कि आज के खासकर जो टेलीविजन चैनल्स हैं जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इनके इतने डरे होने की क्या वजह हो सकती है? ये वैसे ही हैं या डर के मारे ऐसा कर रहे हैं? नवीन भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बड़े ग्रुप में, सीएनबीसी टीवी 18 ग्रुप में आईबीएन हम्म। मराठी का 7 साल संपादक रहा। जी। नरेंद्र मोदी आने के बाद पूरे नेटवर्क को खरीद लिया गया, अंबानी ने खरीदा। सारे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स है, यूट्यूब अपने जो चैनल है, आप जैसा है, मेरे जैसा है, रवीश कुमार जैसा है, कैसे क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है लोगों को सच नहीं बता रहा। जो न्यूज़पेपर से वो सच नहीं छाप रहे। हर एक न्यूज चैनल को या फिर हर एक अखबार को करोड़ों के इश्तेहार दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो एक तरह से इनको खरीद ही लिया है। हमारे यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों की एक टीम बनाई थी जो हमेशा वर्षा पर रहती थी, तब वो चीफ मिनिस्टर थे। इनको हम लोग ब्रिगेड, क्या कहते हैं, ब्रिगेड नहीं, लश्कर ए देवेंद्र करके पुकारते थे। उनका उनका बर्ताव ऐसा था कि वो देवेंद्र के ही लश्कर है और वो ऐसी न्यूज प्लान करते थे। देखो ये हालत है, पत्रकारिता को भी खरीदा गया है, पुलिस को भी खरीदा गया है। एक भी स्तंभ ऐसा नहीं है लोकतंत्र का जो ठीक तरह से चल रहा है। ऐसे वक्त में हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। मरेंगे नहीं, मरना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन मरना पड़ेगा तो मरेंगे। मैं कहता हूँ लड़ेंगे और जीतेंगे। बीच में आप मरेंगे मत रखिए, क्योंकि मुझे लगता है सच का रास्ता जिसने अपनाया है, ऐसा पत्रकार, ऐसा लेखक, ऐसा विचारक कभी मर नहीं सकता। वो मरेगा तो और 10 खड़े होंगे जो इस तानाशाही और इस फैसिज्म के खिलाफ लड़ेंगे।
आपको, हम सबको लड़ना ही चाहिए यार, लड़के मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। मैं आपका भाषण सुन रहा था जो आपने पुणे में दिया, और उसमें आपने एक लाइन कही कि जो लोग गोडसे की विचारधारा पर चलने वाले थे वो सब खत्म हो गए, जो उससे लड़ने वाले थे वो सब बचे रहेंगे। जी सच है ना ये। देखो, ये गोडसे, ये बीजेपी वाले कहते हैं राम हमारा है, असलियत में तो नथुराम उनका है। और नथुराम, मैंने कल कहा, नथुराम पुणे से ही था। देखो, महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसमें जैसे एक प्रोग्रेसिव परंपरा है, वैसे एक रिग्रेसिव परंपरा है आरएसएस की। तो 1942 में यहाँ के सबसे बड़े पत्रकार और लेखक आचार्य अत्रे, इनकी सभा जी। पर आरएसएस ने हमला किया था। तो वही परंपरा चल रही है ना आज तक। उनकी 42 में हमला किया, उनके सभा पर, महात्मा सभा फुले पर। पर हमला किया। अंबेडकर के सभा तोड़ने की कोशिश हो गई, वहां जब चौदार तले में सत्याग्रह हो गया था, तब उसके ऊपर हमला किया था। तो यहाँ हर प्रोग्रेसिव जो नेता है, उनकी सभा तोड़ने की कोशिश की गई, उनके ऊपर हमला हो गया। तो हमको उनका आदर्श मानते हैं ना। हम तो फुले, शाहू, अंबेडकर और शिवाजी महाराज का आदर्श मानते हैं, तो उनके रास्ते पर ही चलेंगे, लड़ेंगे। देखो, एक बात मैं आपको साफ कहता हूं, ये जिंदगी मुझे अभी आप बोनस में मिली है, आप समझिए। कल के बाद मेरे दिमाग में यही विचार घूम रहा है कि मैं बच गया, ये चमत्कार था, बाकी कुछ नहीं था। इतना बड़ा हमला होने के बाद, आधे घंटे में 4 हमले होने के बाद, आयरन स्टिक्स एंड ऑल दैट, मैं बच गया। ये अभी जिंदगी में मुझे बोनस में मिली है, तो अभी मैं लड़ूंगा। ये मेरी बोनस जिंदगी लोगों के लिए है, जो सारे मेरे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, इनके लोग हैं, जो पूरे अंबेडकर का समाज है, अंबेडकर के लोग हैं। मैं ये व्यापक पैमाने पर आपको बता रहा हूँ, उनके लिए जी। लड़ूंगा। मैं जिंदगी भर उनके लिए लड़ता आया हूँ। महानगर में था तब लड़ा, आईबीएन लोकमत में था तब लड़ा, मैक्स महाराष्ट्र में था तब लड़ा, अभी आगे भी लड़ता रहूंगा। मेरा विश्वास है ये लोग निखिल वागले को मार सकते हैं, लेकिन अंबेडकर फुले का विचार कभी नहीं मार सकते। क्या बात है। वाकई मतलब 66 की उम्र में आपकी जो ऊर्जा है और आपकी जो हिम्मत है, वो हमारी तरह के कम उम्र के पत्रकारों के लिए नहीं और रहा है। हमारी तरह के बहुत सारे पत्रकारों के लिए मिसाल है। और हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप डरते नहीं हैं और इतने सारे हमलों के बाद भी बोलना नहीं छोड़ते। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो कम से कम इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, अंबेडकर, फुले, पेरियार, शाहू जी महाराज के विचारों को बचाने के लिए, समानता, न्याय, बंधुत्व की सोच को बचाने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लड़ेंगे और एक न एक रोज जीतेंगे भी। निखिल वागले सर, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।